ज़राए कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस दौरान दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी तादाद जमा है। उनमें ज्यादातर किसान जो है वो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं जो इस वक्त दिल्ली में जमा हुए हैं। दिल्ली पुलिस भी इस मामले को लेकर चौकस हो गई है। इसी बीच आज सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होने वाली है, जिसमें आगे की हिकमत अमली तय की जाएगी। वाज़ेह हो कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तीनों मुतनाज़ा ज़राए कवानीन को वापस लेने का ऐलान भी कर दिया है। साथ ही काबीना की मीटिंग में भी ज़राए कवानीन को कलअदम करार देने पर मोहर लग गई है। इसके बावजूद किसान एहतजाज कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी अधूरी मांगे पूरी हुई हैं। मजीद मुतालबात के हवाले से एहतजाज जारी रहेगा। तो किसानों के आंदोलन को 1 साल मुकम्मल हो गया है। गुज़िश्ता साल भी हमने देखा था, गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को ये आंदोलन शुरू हुआ था और आज संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग बुलाई है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं। शंकर आनंद, राकेश टिकैत ने भी टूक कह दिया है कि जब तक एमएसपी पर गारंटी नहीं दी जाएगी आंदोलन जारी रहेगा। वहीं आज मीटिंग भी होने वाली है। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ पे आज काफी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिसमें कि कई मसलों पे बातचीत होगी। आप जिस तरह से अब 3 कृषि कानूनों के मसले पर जिस तरह से बाकायदा सरकार ने एक ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद अब एमएसपी को लेकर जो मुहिम वो शुरू हो चुकी है। एमएसपी को लेकर कानून बनाया जाए तभी वो किसान बॉर्डर से हटेंगे, ऐसा अब नारेबाजी भी शुरू हो गई है। और अगर पूरे इस आंदोलन को देखा जाए तो युवा किसानों ने अब काफी जो है उसकी तादाद वहां पर बढ़ती जा रही है और उनका जो समर्थन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और सिंघू बॉर्डर पर शुरुआती दिनों का जैसा उत्साह वहां पे देखने को मिल रहा है, काफी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर किसान वहां पे पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से वहां पर कल भी एक वहां पर नारेबाजी और तमाम जो मसले को लेकर जिस तरह से चर्चा हो रही थी, तो आज जो एक महत्वपूर्ण चर्चा होगी उसमें 29 तारीख को संसद कूच करने की जो घोषणा है उस मसले पर आज चर्चा होगी। और इसके साथ ही कई अन्य दूसरे जो मसले हैं जिसमें कि उन मसलों पे चर्चा होगी, जिसमें कि वायु प्रदूषण पे बने कानून की वापसी समेत अन्य आंदोलन पे इस आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवारों के लिए आर्थिक मुआवजे की मांग, आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की वापसी की मांग और इसके साथ ही बिजली अधिनियम जो जिस तरह से बाकायदा इस मामले को लेकर काफी विवाद हुआ था, उस मसले पर चाहेंगे समाधान। इसके साथ ही एमएसपी की गारंटी, ये जो सबसे बड़ा मसला बनता जा रहा है। तो इन तमाम मसलों पर आज फिर से एक बैठ करके चर्चाएं करेंगे और किस तरह से, अगर जिस तरह से पहले से ऐलान किया गया है कि 29 नवंबर को वो संसद भवन की ओर फिर से एक बार कूच करेंगे, जिस तरह से 26 जनवरी को देखने मिला था 1 साल पहले। तो क्या ऐसा करना सही है या नहीं है, या इस आंदोलन को लेकर आगे क्या रणनीति बनानी है, इन तमाम मसलों पर आज बैठ करके संयुक्त किसान के द्वारा आज बैठक की जाएगी और उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। बिल्कुल, तो शंकर आनंद, बिल्कुल इस मीटिंग पर हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि अभी किसानों का यही कहना है कि उनके मुतालबात अधूरे हैं और खासकर एमएसपी पर गारंटी को लेकर वो बार बार बात कर रहे हैं। शंकर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मुंबई में संयुक्त शीतकारी किसान कामगार मोर्चा के जेर एहतमाम आज शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा निकाली जाएगी। शिवाजी पार्क की यात्रा का आगाज 11:30 बजे होगा, जो शहर के मुख्तलिफ मकामात से गुजरेगी। इस यात्रा में एमवीए और भारत किसान आंदोलन के अरकान भी शामिल होंगे। कल आजाद मैदान में किसानों की महापंचायत होगी, जिसमें राकेश टिकैत, दर्शन पाल और दीगर किसान लीडर शिरकत करेंगे। तो आज मुंबई में भी शिवाजी पार्क में किसानों की यात्रा होने वाली है। आपको बता लें, इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे वसीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, मुंबई में भी अब किसान आंदोलन की जो तहरीक है उसका असर फिर से देखने को मिलेगा? जी जरूर। जिस तरह से देखा गया है कि किसान आंदोलन जो लगातार महाराष्ट्र में भी शुरू था और जिस तरह से केंद्र सरकार के विरुद्ध जिस तरह से किसानों ने आक्रामक भूमिका निभाई थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र के किसानों का भी रहा है।
और ऐसे में जब एक बड़ी जीत हुई है, किसानों का मानना है कि जो जिन कानून का विरोध था, 3 कानून का, सरकार ने उसे वापस ले लिया है। तो अब उसके बाद जो अब 2 दिन जो महाराष्ट्र में है, आज और कल, काफी अहम है, क्योंकि ये किसानों के लिए एक जो संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा है उनके तरफ से एक बड़ा आयोजन किया गया है, जहां पे आज की अगर बात करें तो सुबह 11:30 बजे शिवाजी पार्क से जो किसान कलश यात्रा है वो निकाली गई है। और ये शिवाजी पार्क से होते हुए चैत्य भूमि जाएगी, चैत्य भूमि से होते हुए ये बाकायदा कामगार मैदान से होते हुए मंत्रालय के सामने महात्मा गांधी के पुतले के पास जाके आज खत्म होगा। लेकिन जो अगला दिन है वो भी काफी अहम है, इसकी शुरुआत जो होगी पूरे मोर्चे की वो आजाद मैदान से होगी। उसके बाद आजाद मैदान में एक सभा होगी, यहाँ पे कई बड़े किसान नेता भी शामिल होंगे, महाराष्ट्र सरकार के कई नुमाइंदे भी इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरह से 2 दिन पहले हमने देखा था कि जो कांग्रेस और एनसीपी है बाकायदा इस कलश यात्रा को लेकर अपना समर्थन दे चुकी है और कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और शाम 4:30 बजे करीब ये हुतात्मा चौक पहुंचेगी, उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया पर इसका समापन होगा। बताने की कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह से जो किसान शहीद हुए हैं और उनकी शहादत को लेकर पूरे देश भर में इस तरह की कलश यात्रा निकाली जा रही है। महाराष्ट्र में भी कलश यात्रा निकाली गई, इससे पहले कई इलाकों में ये कलश यात्रा निकाली गई है और सभी किसानों की जीत मानी जा रही है। उन जिन्होंने इस पूरे मुहिम में अपनी जान गंवाई है, एक शहादत दी है, उन्हें याद किया जा रहा है। ये जंग एक जीत हुई है, इस तरह का मानना है। लेकिन अब भी किसानों में असंतोष बना हुआ है कि जब तक ये पार्लियामेंट में पूरी तरीके से इस बिल को वापस नहीं लिया जाता है तब तक ये उनका मानना है कि पूरी तरीके से उनकी जीत नहीं है। जी बिल्कुल। तो कल महापंचायत का इनेकाद भी किया जाएगा। वहीं संयुक्त शेतकार किसान कामगार मोर्चा के जेर एहतमाम आज शहीद किसान अस्थि कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। तो 11:30 बजे ये शुरू होगा और इस पर भी हमारी खास नजर बनी रहेगी। वसीम, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नीट पीजी काउंसलिंग की। जी हां, नीट पीजी काउंसलिंग में ताखीर की वजह से आज मुल्क भर के अस्पतालों में ओपीडी खिदमात बंद रहेंगी। दरअसल फेडरेशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गुज़िश्ता रोज बंद का ऐलान किया था, जिसके बाद सफदरगंज अस्पताल, आरएमएल समेत दीगर अस्पतालों के डॉक्टरों ने आज ओपीडी में मरीजों का इलाज न करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ साथ कई रियासतों ने इस हड़ताल में अपना ताउन देने का फैसला किया है। दिल्ली के साथ साथ कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई दीगर रियासतों में डॉक्टरों ने आज ओपीडी में मरीजों का इलाज न करने की बात कही है। इसी के साथ ही इसका असर एनसीआर में भी नजर आएगा। इसी मामले पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव तिवारी, इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है क्योंकि मरीजों को परेशानी हो सकती है। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हुई है उससे डॉक्टर काफी नाराज थे और इसी को लेकर के आज दिल्ली के साथ साथ देश भर के डॉक्टर जो है हड़ताल पे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर जो है। और इसका सीधा असर देखा जाए तो दिल्ली में करीब 3 ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पे ओपीडी में काम नहीं किया जाएगा, हड़ताल पे डॉक्टर हैं, तो इससे मरीज काफी प्रभावित होंगे। क्योंकि दिल्ली के साथ साथ जो एनसीआर के लोग हैं वो भी इन अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं, तो यह चिंता का विषय है। और इन लोगों का, डॉक्टरों का यही कहना है कि जो हमारी जो जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए तो उसमें देरी हो रही है। इसको लेकर काफी समय से लोग नाराज थे। यही वजह कि फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन जो है ये डिसीजन लिया था कि हम लोग जो है 27 तारीख को हड़ताल पे जाएंगे और इसी क्रम में देश भर में करीब 10,000 डॉक्टर जो है हड़ताल पे आज हैं। जी बिल्कुल। तो और दिल्ली के साथ साथ किन रियासतों में इसका असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखा जाए तो दिल्ली, चूंकि एनसीआर के काफी लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में भी लोग जो है इलाज कराते ही हैं। और ऐसे में अगर देखा जाए तो दूसरे राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र की बात की जाए वहाँ भी यही स्थिति है। और अगर राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ भी डॉक्टर हड़ताल पे हैं। तो तमाम राज्यों में डॉक्टर हड़ताल पे हैं। तो इसका जो है कहा जा सकता है कि जो मरीज हैं और जो पीड़ित हैं वो काफी परेशान हो सकते हैं ओपीडी अगर नहीं चलेगा तो। जी बिल्कुल। तो दिल्ली के बड़े अस्पताल सफदरगंज और आरएमएल की बात करें तो वहां पर इसका खास असर देखने को मिल सकता है क्योंकि बड़ी तादाद में यहां पर मरीज अस्पतालों का रुख करते हैं और ऐसे में जब आज ओपीडी खिदमात मुअत्तल रहेंगी तो मरीजों को काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। राजीव, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आज की ताजा खबर में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। यूपी असेंबली इंतखाबात 2022 के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। हर पार्टी आवाम से राब्ते की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही है। आज वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ यूपी के 3 अजला का दौरा करेंगे। सीएम योगी गोंडा, जौनपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। गोंडा में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इथेनॉल प्लांट का इफ्तिताह करेंगे। वहीं वाराणसी में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी जौनपुर जाएंगे। जौनपुर में बूथ के सुदूर के सम्मेलन से खिताब भी करेंगे। फिर जौनपुर से वो वाराणसी रवाना होंगे। यूपी में कांग्रेस भी असेंबली इंतखाबात 2022 के लिए पैर जमाने की कोशिश में लगी हुई है। आज प्रियंका गांधी महोबा में रहेंगी और प्रतिज्ञा यात्रा से खिताब करेंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रहेंगे। प्रियंका मिशन बुंदेलखंड के तहत महोबा पहुंची हैं। बुंदेलखंड की 19 असेंबली सीटों पर उनकी नजर रहेगी। वहीं यूपी के साबिक वज़ीर आला और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव भी आज हरदोई में रहेंगे। अखिलेश यादव के साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के सदर ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहेंगे। दोनों इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। हरदोई के संडीला असेंबली के अतरौली के पास झाबर मैदान में ये रैली मुनक्किद होगी। तो उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। सारी पार्टियां अपनी जिद्दोजहद में लगी हुई हैं। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तारिक कमर, उत्तर प्रदेश की जो सियासत है अब वो बहुत गरमाई हुई है। सारी पार्टियां अपनी जो कोशिशें हैं वो तेज करने में लग गई हैं। हाँ सहबा, बहुत अहम पेशरफ्त है और देखिए अहम इस हवाले से है कि अब इलेक्शन ने पूरे तौर पर दस्तक दे दी है। इलेक्शन की आहटें तेज हो गई हैं और कोई भी सियासी जमात ये नहीं चाहती है कि उसकी तरफ से कोई भी गुंजाइश बाकी रहे, क्योंकि ये सियासी जंग है और ऐसी जंग है कि बहुत कई सियासी जमातों का मुस्तकबिल इस जंग पर मुनहसिर है। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बरसर इक़्तिदार बीजेपी हो, साथ ही बीएसपी हो। तो देखिए ये तमाम वो जमातें हैं जिन्होंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है। और ये जो इलेक्शन है ये अपने आप में ये इशारे दे रहा है कि ये किसी एक मौजू पर नहीं है। मुख्तलिफ हवालों से ये इलेक्शन है, चाहे वो हुकूमत की नाकामी हो, चाहे वो कोविड हो, लोगों के मसाइल हो, आइन और दस्तूर का मामला हो, कानून का मामला हो, गुर्बत का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो। तो देखिए मुख्तलिफ मौजूआत पर यह इलेक्शन है और जिस अंदाज से सियासी जमातों की पेशरफ्त हुई है उन्होंने ये बता दिया है कि किसी भी सियासी जमात के लिए हदफ हासिल करना, इक़्तिदार तक पहुंचना इस बार बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए तमाम सियासी जमातें अपने अपने मिशन के तौर पर अपनी अपनी तशहीर में लगी हुई हैं। वो तमाम इक़दाम कर रही हैं जिससे इक़्तिदार की राहें बहाल हो सके, आसान हो सके। साहबा बिल्कुल, वहीं आवाम का इन रैलियों में कितना जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। तारिक कमर, कितनी तादाद में लोग इन रैलियों में पहुंच रहे हैं और किसका दमखम ज्यादा देखा जा रहा है? इससे ये बात बहुत अहम है, लेकिन अहम होने के साथ साथ इसके दो पहलू हैं सहबा। एक तो ये कि लोगों का किसी भी रैली में मौजूद होना और दूसरा पहलू ये कि उन लोगों का वोट में कन्वर्ट हो जाना। ये दोनों अलग अलग और मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो देखिए जहाँ तक रैलियों में लोगों की तादाद का ताल्लुक है तो अखिलेश यादव की जो रैलियां हो रही हैं उसमें गैर मामूली तौर पर बड़ी तादाद में लोग शरीक हो रहे हैं। एक दो मुकाम पर हमने ये भी देखा कि असदुद्दीन ओवैसी को सुनने और देखने के लिए लोगों की कसीर तादाद जमा हुई है। साथ ही बीजेपी भी इस मिशन में किसी हद तक कामयाब नजर आती है, लोगों को जमा करने में, भीड़ इकट्ठा करने में। तो देखिए बड़ी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं और लोग अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातों के लिए ही नहीं बल्कि लोगों के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। इसलिए लोग पूरे तौर पर अब दिलचस्पी लेने लगे हैं। सहबा बिल्कुल, जिस तरीके से आपने ओवैसी की रैली की बात करी तारिक कमर, क्योंकि अखिलेश यादव सब पार्टियों को मुत्तहिद कर रहे हैं, ऐसे में उनकी तरफ से तो नहीं लेकिन जो उनके साथ में ओपी राजभर है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो ओवैसी की पार्टी से बातचीत की नजर रखे हुए हैं। ये सवाल उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए बहुत अहम सवाल किया है आपने सहबा। देखिए राजभर ने पहले भी एक बयान में अपने जाहिर किया, हालांकि राजभर से पहले अखिलेश यादव ने खुद ये बयान जारी किया था कि समाजवादी पार्टी के रास्ते तमाम छोटी बड़ी जमातों के लिए खुले हैं, बिल्कुल छोटी जमातों और तंजीमों के लिए खुले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं ये इशारे दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन के खास मरहले पर ये मफाहमत कहीं हो जाए, कोई गुंजाइश निकल आए। हालांकि
ओवैसी की पार्टी के जो तर्जुमान है आसिम ज़फ़र, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तरदीद की है, लेकिन अभी गुंजाइशें बनी हुई है। देखना यही है कि अगर ओवैसी और अखिलेश के माबैन कोई मफाहमत हो जाती है तो यकीनी तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत का मंजरनामा बड़ी हद तक तब्दील होने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल, तो इस बार देखना ये होगा कि कितनी पार्टियां मुत्तहिद होती हैं। वहीं तारिक कंवर, आखिरी सवाल, प्रियंका गांधी भी काफी सरगर्म नजर आ रही हैं, क्या वो जो कांग्रेस की साख है उसको फिर से मजबूत कर पाएंगी? देखिए, प्रियंका आज महोबा में है, जाहिर एक मिशन के तौर पर वहाँ गई है, जैसा कि आपने बताया कि 19 सीटें उनकी नजर में हैं। तो देखिए, प्रियंका के आने से इतना तो जरूर हुआ है कि जो एक बेदम बेजान कांग्रेस थी उसमें जान पड़ती नजर आती है। प्रियंका का जो अपना एक अप्रोच रहा है तो उसको लेकर लोग बहुत संजीदे भी नजर आते हैं। ताहम देखिए, कांग्रेस ने इतना कुछ खो दिया है कि उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार तक पहुंचना कांग्रेस के लिए बहुत दुश्वार होगा। लेकिन प्रियंका की कोशिशों की 27 अवामी सतह पर की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के अरकान भी एक दफा फिर जमा हो रहे हैं। अब देखना यही है कि प्रियंका इस नीम मुर्दा कालिब में किस हद तक जान फूंक सकती हैं, क्या कुछ रंग दिखा सकता है प्रियंका का ये पूरा मिशन, प्रियंका की ये मुहिम। सहबा बिल्कुल, तो वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी यूपी के 3 अजला का दौरा करने वाले हैं आज, जिसमें गोंडा, जौनपुर और वाराणसी भी शामिल है। और वहीं अपोजिशन पार्टियां भी काफी सरगर्म नजर आ रही हैं। तो दौरों का दौर शुरू हो गया है और लोगों को रागिब करने की हर जानिब से कोशिश की जा रही है, सौगातें भी दी जा रही हैं और तमाम तर वादे सभी पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। तारिक कंवर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट की। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश पाई जा रही है। आलमी सेहत इदारे ने नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। आपको बता दें कि इदारे के मुताबिक मंजर-ए-आम पर आने वाली नई किस्म तशवीश का बाइस है। इब्तदाई शवाहिद के मुताबिक इस नई किस्म में री इन्फेक्शन का खतरा दीगर इकसाम से ज्यादा है। साइंसदानों का मानना है कि नई किस्म के जीनियाती ढांचे साबिका इकसाम से अलग हैं। वो इसे अब तक सामने आने वाले तमाम वायरस से खतरनाक बता रहे हैं। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद अमेरिका, बर्तानिया, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया समेत कई मुल्कों ने अफ्रीका के जुनूब हिस्से से आने वाली परवाजों पर रोक लगा दी है। उधर आलमी इदारा तिजारत WTO ने गुज़िश्ता 4 साल में अपना पहला वुज़रा के सतह का इजलास फिर मुलतवी कर दिया है। इजलास स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में होने वाला था। उधर मुल्क में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और टीकाकारी मुहिम पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज अहम मीटिंग होगी। ये मीटिंग 10:30 बजे होगी। नीति आयोग की कसीर जहती आशारिया रिपोर्ट में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तस्वीर अच्छी नहीं है। हिफ्ज़ाने सेहत, तालीम और मियारे जिंदगी की बुनियाद पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मुल्क की सबसे गरीब रियासतें हैं। बिहार में 51.91%, झारखंड में 42.16%, जबकि उत्तर प्रदेश में 37.79% आवाम गरीब है। इस फहरिस्त में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पे है, यहाँ 36.65% आवाम गरीब है। वहीं केरल, तमिलनाडु, गोवा और सिक्किम की कारकर्दगी बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में सिर्फ 0.71%, जबकि गोवा में 3.76% आवाम गरीब है। शुमाल मशरिकी रियासत सिक्किम में भी गरीबी कम है। सिक्किम में 3.82% आवाम गरीब है। बात करेंगे दिल्ली की हवा की तो दिल्ली की हवा हुनूस जहरीली है। आवाम को फिजाई आलूदगी से राहत मिलती हुई नजर ही नहीं आ रही है। आज सुबह भी दिल्ली का AQI लेवल 386 दर्ज किया गया है, जो कि इंतहाई खराब जुमरे में है। तो लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।